सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, इधर रिलीफ पर रिलीफ, उधर तकलीफ पर तकलीफ। आसिफ जरदारी और जाली अकाउंट्स मामला, पहली पेशी पर ही वादा मुआफ गवाह का तोहफा। जरदारी अदालत से कहां जाएंगे? वज़ीर आज़म के लबों पर NRO का जिक्र। हुदैबिया करप्शन केस, फसाद की जड़, भारत से जंग का खतरा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मामूल के मुताबिक इस वक्त बाबर डोगर साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि वो जद्दा में हैं इस वक्त, और असद खरल साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है, मौजूद हैं। नाजरीन, वीकेंड पे आपने देखा जिस तरीके से चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। नैब ने बार बार कोशिश की हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की, लेकिन वो नाकाम लौटे। उसके बाद उनको रोक दिया गया गिरफ्तारी से नैब एहलकारों को, और आज हमजा शहबाज को जमानत भी मिल गई है और 9 रोज़ के लिए उनके सर से गिरफ्तारी का खतरा टल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक की तौसीह की है और 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने और 10 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। दूसरा, आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि रमज़ान शुगर मिल्स के मैनेजर को तैयारे से ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया गया है। दुबई फरार होने की कोशिश कर रहे थे मुश्ताक साहब, जिन्हें पकड़ लिया गया है और फ्रंट मैन इन्हें बड़े मियाँ साहब का कहा जाता है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है इस हालिया डेवलपमेंट पर, पहले आप वो देखिए, उसके बाद तज्जिया लेंगे असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब का। नए पाकिस्तान में चल रहा है एहतसाब का मौसम। रिलीफ पर रिलीफ और तारीख पर तारीख का है ये नया संगम। जमानतें मिल रही हैं ज्यादा और गिरफ्तारियां हैं कम। आज दूसरी बार हमजा शहबाज को जमानत क्या मिली? कारकुनों ने शेर शेर के नारे लगाकर आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन जमानत से पहले यही हमजा शहबाज नैब से बचने के लिए तहखाने में जा चुके थे। भाई से ये रिक्वेस्ट है कि दीवारों के पीछे ना छुपे, बल्कि बेसमेंट में ना छुपे, घर में जो बेसमेंट है वहाँ ना छुपे। ये भी काइंडली आप बाहर तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमजा शहबाज तो नैब के काबू नहीं आए, लेकिन FIA ने शरीफ खानदान के मुबैना फ्रंटमैन को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर हमजा शहबाज 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी से तो बच गए हैं, लेकिन नैब के बुलावे से नहीं, जिसने इन्हें 17 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। इस पेशी में क्या होते हैं गिले शिकवे, इसके लिए 17 अप्रैल का इंतजार कीजिए। जी जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जिस तरह से वीकेंड पर आपने देखा कि मॉडल टाउन में बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हुए और शोर शराबा, नारेबाजी, धक्क पेल, मार कुटाई, सारा कुछ ही देखा गया है। सबसे पहले मेरा ख्याल है असद साहब आपकी इजाज़त से बाबर साहब के पास चलती हूँ। आज बाबर साहब, मैंने इससे पहले तज्जिया लिया था अपने आखिरी प्रोग्राम में असद खरल साहब का, उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान ऐसे ही जमा नहीं हो जाते हैं, मुखबरी होती है तो फिर कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में जमा होते हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि हमजा शहबाज या किसी भी शहरी को क्या ये इख्तियार है कि वो रियासती इदारे के साथ मुज़ाहमत कर सके या फिर उसके काम में मुदाखलत करे? आपने देखा है कि नैब के ड्राइवर के जिस तरीके से कपड़े फाड़े गए, उस पर तशद्दुद किया गया। आपको ये मिसाल तो बिल्कुल ये वाज़े नहीं है कि आम आदमी के लिए कानून कुछ और है, बड़े के लिए कुछ और है? क्या ये तासुर नहीं मिला? ये जो कुछ वीकेंड पे होता रहा है, जिस तरीके से चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा है, आपने क्या इस पर नतीजा अखज़ किया? ये हुआ क्या है? सहरिश, 2 नतीजे अखज़ किए हैं। पहला नतीजा तो जो आपने कहा कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून और है और एक आम बेबस बेचारे हमारे जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए कानून कुछ और है। हमें तो नैब उठा के ले जाए तो कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखें किस तरह से वर्कर ने आकर वहाँ पर नैब वालों को महबूस कर लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको टॉर्चर किया, काफी टाइम उनको महबूस रखा। तो ये तो एक एस्पेक्ट था। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि नैब ने जितनी भी गिरफ्तारियां की हैं, खासतौर पर लाहौर से पंजाब में या इधर उधर जहां से भी गिरफ्तारियां की हैं, उसका तरीकेकार बड़ा मुख्तलिफ रहा है। वो लोगों को तफ्तीश के लिए बुलाते हैं, वहां पर बिठाते हैं और बाद में अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमजा के लिए दूसरा तरीका क्यों इख्तियार किया गया?
मेरा मतलब कि उनको ये आराम से उनको बुला सकते थे नैब कोर्ट के अंदर, वो वहाँ पर पेश होते, वहाँ पर अरेस्ट कर लेते। जिस तरह से शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, जिस तरह से ख्वाजा बरदरान को अरेस्ट किया गया, जिस तरह से अलीम खान को अरेस्ट किया गया, ये एक आसान और सेफ तरीका है कि आप किसी को बुलाएं, उसको इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद उसको कहें कि जनाब हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। हमजा शहबाज को नैब ये उनके घर में गए, रेड करने की कोशिश की, ये चीज मेरी समझ से बालातर है कि क्यों उनको इस तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश क्यों की गई। कहीं ये कोई नैब ड्रामा तो नहीं कर रही इनके साथ मिलके, कहीं ये दिखाया तो नहीं जा रहा कि शरीफ ब्रादर जो है इन पे बड़ा इनसे चीजें अब NRO नहीं हुआ, डील नहीं हुई और नैब इनके पीछे है। क्योंकि ये तरीकेकार मैं अभी तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हो सका। अगर नैब ने अरेस्ट करना था तो नैब आराम से उनको बुलाती। फिर आपने जो दूसरा बात कही है वो ये है कि नैब जब टीम गई तो उस वक्त उनके वकला भी वहां पर आ गए, सारे वर्कर्स भी एकदम इकट्ठे हो गए और ये वर्कर जो थे पहले से वहां पर मौजूद थे। तो इससे इस चीज को ज्यादा तकवीत मिलती है कि नैब जो है इसमें कोई कहीं ना कोई ये आपस में मिले हुए हैं, कहीं ना कोई ऐसा चीज जरूर है जिससे मुझे ये डाउट होता है कि ये मिली जुली गेम थी। नैब ने इनको पहले बताया था कि हम रेड करेंगे, इन्होंने वर्कर अरेंज किए, इन्होंने अपने वकला अरेंज कर लिए, वकला जो थे उन्होंने नैब की टीम को आगे नहीं आने दिया, वर्कर जो थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए, उन्होंने नैब को बेबस कर दिया। तो और उसी टाइम उनको इतना टाइम मिल गया कि उन्होंने जाके कोर्ट से स्टे ले लिया। जाहिर बात है इतने बड़े वकला है, वकला की इतनी बड़ी टीम है, वो जाएंगे तो स्टे ले आएंगे कहीं ना कहीं से कोर्ट से। लेकिन असल इशू ये है कि नैब का जो तरीकाकार है वो तरीकाकार क्यों चेंज किया गया, क्यों हमजा के घर में रेड करने को प्रेफरेंस दी गई, जबकि अभी तक हमें कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, इस तरह की अभी तक कोई गिरफ्तारी खास तौर पर पंजाब में नहीं हुई। अच्छा, अब मैं जो खरल साहब है ना उनसे सवाल करना चाह रही हूँ। खरल साहब, आप बड़ा कानूनी मामलात में घुसे रहते हैं, जाहिर सी बात है आपके भी केसेस हैं, अदालतों के चक्कर आप काटते रहते हैं, वकीलों से आपकी मुलाकात रहती है, बातचीत होती रहती है। मेरा ये जो सवाल है बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका हालिया किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। नुक्ता एक मेरे जहन में, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ज़रा अगर आप इस पर मेरी भी या किसी भी सुनने वाले के जहन में ये सवाल हो उसकी रहनुमाई अगर कर सकें कि क्या कभी किसी को ये सहूलत मिली है इससे पहले कि वो क्राइम करे और उसके बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारे को ये हिदायत दे दी जाए कि भाई आपने मुलजिम को 10 दिन पहले मुतला करना है कि भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाए। पहले कभी आपने ऐसा देखा है या ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है? दो ऐसे वाक़यात हैं जिनका मैं आई विटनेस हूँ, सैरिश, और दोनों जुडिशरी भी उसमें इन्वॉल्व है और वो सिटिंग एक हाई कोर्ट के जज साहब भी हैं। मैं जो बात करूँगा ये TV पे बैठ के बात कर रहा हूँ और इसमें मैनेजमेंट की बात नहीं है, कैमरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो भी होगी, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, इसके तमाम तर जो कॉन्सिक्वेंसेस की जो बात है वो ज़िम्मेदार मैं हूँगा। तो इसलिए मैं अब दो वाक़यात आपका जिक्र कर देता हूँ। एक तो ये है कि मैंने पहले भी किया है कि फ्यूचर कंसर्न का एक फ्रॉडिया था, 400 लोगों को उसने इमिग्रेशन के फ्रॉड के नाम पर लूटा, जिसकी वीडियो भी आई थी राना मशहूद के वाले से, जो जिस तरीके से वो चेक ले रहे थे, आप मशहूर ज़माना। वो फ्यूचर कंसर्न का जो वो फ्रॉडिया था उसको एक जज थे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बिलाल साहब, जो PCO के तहत जिन्होंने हलफ उठाया था, उन्होंने उनको एक हुक्म जारी कर दिया था, लाइसेंस टू किल दिया था, जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेशन के लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे एजेंसीज उनको रोक दिया। उसमें FIA, पुलिस, तमाम इदारों को कहा गया कि इस फ्रॉडिये के खिलाफ कोई इदारा इन्वेस्टिगेशन FIR नहीं कर सकेगा और कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अदालत से पहले इजाज़त ली जाएगी। वो कई साल इसके पीछे छुपा रहा, बिल आखिर एक ईमानदार डायरेक्टर आया और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मैं साथ गया और इस फ्रॉडिये के हमने वो आर्डर साइड कराई और एक ही दिन के अंदर 40 पर्चे और 400 पर्चे हुए। लेकिन उस वक्त तक वो रहमान मलिक की मिली भगत से तमाम तर फ्रॉडों के बावजूद ECL से नाम निकलवा के रफू चक्कर और उसकी बेगम हो चुके, जो काफ लीग की उसकी बेगम गालबन जो आसम मलिक की वो खातून जो है पैसे दे के वो MPA भी थी, आज वो लंदन में बैठे हैं। और लोगों को दूसरा वाकया वो एक सिटिंग जज के हवाले से है और इस हवाले से बड़ी मैं बात जो कर रहा हूँ बड़ी ख़तरनाक बात है, लेकिन इसलिए कि इसके बहुत सारे विटनेस हैं। ये है मियाँ मनशा का केस। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब शम्स मिर्ज़ा साहब, उनके पास एक सिविल ओरिजिनल सूट फाइल की गई और उनके डायरेक्टर की जानिब से किस केस के ऊपर? मेगा करप्शन, जो 179 मेगा करप्शन
केसेस हैं जिसके अंदर मैं उसका मुद्दई हूँ। और नैब को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को कहा कि ये मेगा करप्शन की एक फहरिस्त है, ये केसेस हैं, इनको विदाउट फियर एंड फेवर 1 जुलाई पर यह गालबन 7 जुलाई का 2016-17 का ऑर्डर है, मौजूद है मेरे पास, कि इसमें एमसीबी का जिक्र किया गया और कहा कि एमसीबी की निजकारी जो गलत हुई है और हुकूमत ने रखा, स्टेट बैंक ने क्यों रखा और इसके खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया। वक्फे के दौरान उस वक्त के चेयरमैन नैब को बुलाया गया, सारा कुछ हुआ। मंशा की इसी केस में रावलपिंडी में पेशियां भी होती रही, उसके अंदर सारे मामलात हुए। मियां मोहम्मद मंशा साहब के वकला ने, और जो जिस तरह तजर्बाकार टीमें होती हैं, उन्होंने एक सिविल ओरिजिनल सूट की। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के लिए ये एक टेस्ट केस है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी एक टेस्ट केस है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ और मैं इसमें मौजूद हूँ। और कोई भी अगर मैं गलत बात करूँगा तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट भी लगाई जाए और मैं माफ़ी भी मांगूंगा पूरी अदालत से भी, कौम से भी, कि अगर मैं गलत बात किया। मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। सवाल ये है कि सिविल ओरिजिनल सूट की गई, ये आम लीगल फर्टेनिटी समझती है, यानी वो केस जो मेगा करप्शन की एक 179 फहरिस्त में शामिल था। और हर केस के लिए मैंने डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी नैब को, उसने अंडरटेकिंग दी कि इन केसेस को विदाउट फियर एंड फेवर और फलां डेट को ये केस हमने फाइनलाइज करने हैं। वहाँ पे सिविल ओरिजिनल सूट के नाम पर वो आम बंदों को समझ रहे हैं, वकला फर्टेनिटी और जो चीफ जस्टिस साहबान भी समझ रहे हैं। सिविल ओरिजिनल सूट मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उन्होंने पार्टी बनाया और उन्होंने कहा जी प्रोसीडिंग हो रही है क्रिमिनल, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है, नैब इंक्वायरी कर रहा है, पेंडिंग जो थी दबाई हुई थी कारपेट के नीचे, तो उसके ऊपर स्टे दे दिया क्रिमिनल प्रोसीडिंग का। इस पे मैं इंटरवीनर बन के मामले चला गया था। अजहर सदीक साहब मेरे वकील थे और मुखालिफ वकील कौन है? खालिद अनवर साहब, बड़े बड़े लायर, पाकिस्तान के लायर। अब आप समझ जाएं लॉयर का क्या मतलब है। वो बड़े बड़े जो लायर हैं वो खड़े थे, मैं कोर्ट में खड़ा, कोर्ट का हवाला देना जरूरी है। लंबी बात थोड़ी सी हो रही, लेकिन छोटी सी क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। आपने वाकयात किए तो वाकयात वो होते, मुख्तसर, फिर आप एक आधी बात खत्म कर देंगे तो आगे चल पड़े। फिर बात तो यही है ना कि बात तो मैं करूँ, बात करें, कोई इश्यू नहीं है। डोगर साहब नहीं बोले। अब शम्स मिर्जा साहब, तो मैं वहाँ पे गया, अजहर सदीक साहब बड़े वकला की तादाद थी, तो मैंने वहाँ पे सवाल खड़ा किया। जज साहब से ये पूछा कि क्या आपके पास रोस्टर है, क्या आप नैब का केस सुन सकते हैं? मैं जज साहब से ये सवाल कर रहा हूँ, क्या आप नैब का केस सिर्फ डीबी सुन सकती है? क्या आप सिविल ओरिजिनल सूट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रोक सकते हैं? मैंने पूरी जजमेंट्स और हर हवाले से कहा, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान की कोर्ट जो मैं कानून पढ़ा है, मैं डिग्री वकला की नहीं ली, 200 से ज़्यादा दफ़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में और मुख्तलिफ कोर्ट्स में इन पर्सन भी पेश हुआ हूँ, 100 मोटो केसेस भी हैं। मुझे ये पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से कोई कोर्ट जो है वो स्टे आर्डर नहीं देती, किसी इदारे को नहीं रोका जाता, किसी इदारे को ये नहीं, कानूनी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस मुलजम के खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप इसको पकड़ेंगे नहीं, आप इससे रिकॉर्ड नहीं लेंगे, या ये आपके पेश नहीं होगा, या 10 दिन पहले इसको बता के पकड़ेंगे। ये कहीं मुझे समझ नहीं आती इस तरह की कानून की मंशा, ताकि ये एविडेंस अगर ये अच्छा। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उसके बाद चेयरमैन नैब कमरजमान बाहर गए होते, उनको मैंने एक पलंदा भेजा, उनको मैंने एक्सप्लेनेशन उनकी कॉल की, मैं ये ज़बानी बात नहीं कह रहा, उनको मैंने कहा कि तुमको भी मैं रखूंगा बीच में। मैं तुम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसने 4 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में केस में झूठ बोला था कि मंशे के खिलाफ एमसीबी की निजकारी की इंक्वायरी नहीं है। चौथी दफ़ा जब मैंने वहाँ पर शोर मचाया तो इसको वक्फे के दौरान बुलाया गया। वो ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है कि झूठ पहले भी बोलते रहे, बाद में भी झूठ बोलते। मैं कहा मुझे जेल में करें या आप इसको करें, तो इन्होंने मान गया कि हाँ जी इंक्वायरी है। अब वहाँ पे इस आगे छुप गए मंशा साहब, छुपने की कोशिश की। मैंने जज साहब को ये प्रेसिडेंट दिए वहाँ पे, मैं कहा पहली दफ़ा एम्बेरसमेंट ऑर्डर था और दूसरा एम्बेरसिंग ऑर्डर आप दे रहे हैं जो लॉफुल ऑर्डर नहीं है। आप मुझे सजा देना चाहते हैं, दे। खालिद अनवर साहब ने कहा जी ये जी चूँकि ARY न्यूज़ के मुलाजम है, तो मैं कहा भाई 179 मेगा करप्शन केसेस से ARY का कोई तल्लक नहीं है, तो बिहेव मिस्टर खालिद अनवर साहब, आप मेरी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन। फिर बाहर ये वकला आ गए। बात सिर्फ यह है कि अगली दफ़ा जब मैंने चेयरमैन साहब को बुलाया तो उन्होंने प्रोसिक्यूटर जो उनके सीनियर हैं, जो अब्बासी साहब हैं, और रमला नकवी डिप्टी डायरेक्टर जो IO थी, आजकल कराची में होती है, उनके पास सुबह में पेश होने के लिए जा रहा हूँ। ये भी 500 अरब का PSO का केस है,
उसमें सुबह उन्होंने एज ए चेयरमैन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बुलाया है। शाहिद खान अब्बासी और MDPS, ये लेटर आप दिखा सकते हैं, सुबह बुलाया है। तो रमला नकवी और सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा जज साहब को कि जज साहब आप ये बताएं आप किस अथॉरिटी के तहत हमें रोक सकते हैं। तो वहां पे जज साहब ने कहा कि मैंने तो आपको नहीं रोका, ये शमस मिर्जा साहब जस्टिस मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब कह रहे हैं, जो सिविल ओरिजिनल सूट कर रहे हैं, मंशा साहब और डायरेक्टरान, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर जो रोस्टर भी नहीं है, नैब का केस वो सुन भी नहीं सकते, नैब को पार्टी भी नहीं बनाया गया, लेकिन पार्टी तो फिर मैंने बनवाया डंडे से। वो आए और उन्होंने यहाँ पे खप डाली, उन्होंने लिख के दिया कि आपने अनलॉफुल ऑर्डर किया, ये मेरे पास मौजूद है, हमने ये खुद इंक्वायरी अपने एनओ के तहत की है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें डेडलाइन दी है। आपके कहने का मतलब ये कि मिसालें इससे पहले मौजूद हैं, फिर इसके बाद सुन ले, स्टे के बावजूद वो बड़ों के लिए कुछ और है, के बावजूद मियां मंशा पेश हुए रावलपिंडी में, फिर मियां मंशा साहब के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए, वहां पे पीछे मैं अजय फिर पहुंच गए भी आओ भाई शाबा भाई। बात ये है कि जो बात अगर कोई, मैं समझता हूं अदालतों का हमें एहतराम है, लेकिन अदालतों को अपनी तौकीर का भी ख्याल रखना चाहिए। अदालत को, जज को लाइसेंस टू किल नहीं है। जज जो है अवाम आज सवाल उठा रहे हैं, क्या आम आदमी की बेल के लिए, क्या आम आदमी के घर में रेड के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से और बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान से मेरा एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सवाल है बाबर डोगर साहब, सिर्फ सवाल है, बिल्कुल है सवाल, हफ्ते को अदालत खुलती है, लाहौर हाई कोर्ट खुलेगी, उसको इस तरह इंसाफ मिलेगा, एविडेंस जाया होने का मौका मुलजिमों को दिया जाएगा, इदारों के आगे हिंड्रेंस खड़ी की जाएगी। साहब ये बताएंगे, अब कानूनी माहिरीन है, ये दो तरह की राय है, छुट्टी के रोज कहा जा रहा है कि नैब को रोक दिया गया कि भी आज कि वो नहीं गिरफ्तारी नहीं हो सकती, फिर ये भी कहा जा रहा है कि आज जो जमानत भी हो गई है। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर कहते हैं जी डायरेक्ट ऑर्डर है, तो ये नैब को कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आपको पता आया था, एक पिटिशन में ये कहा गया था कि ठोस शवाहिद मौजूद हो तो भाई ये इदारा गिरफ्तारी भी कर सकता है, पूछगछ भी कर सकता है। ये दो तरह की राय है कानूनी माहिरीन की, आपको क्या समझ आ रही है? देखिए सैरिश, ये तो कोई कानूनी माहिरीन इस पे राय डाल सकते हैं, मैं कोई आइन ये कानून का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज जो क्लियर है वो ये है कि नैब के एंड पे भी कोई ना कोई मेलाफाइडी है, जरूर है। अब जहाँ तक हमजा शहबाज है, अब देखेंगे वो किस तरह से छुप रहे हैं। आज एक बंदा पकड़ा गया, मुश्ताक नामी बंदा जो है, उसको FI ने अरेस्ट कर लिया और उसने 60 करोड़ रुपए की इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। यानी कि इन्होंने, हमजा शहबाज ने लाहौर का बच्चा जानता कि किस तरह से ये कंपनी 56 कंपनियों में मुफ्ती कंपनियों के ये हेड थे और उसकी उनकी मीटिंग को चेयर करते रहे हैं, किस तरह से अरबों रुपया इन्होंने कमाया जो अपने मुलाजमीन के नाम पर उनके बैंकों में रखवाया गया और उसके बाद उसकी बाहर उसको मनी लॉन्ड्रिंग करवा दी गई। तो ये चीजें सारी हैं, लेकिन फिर मेरा सवाल तो अभी तक मैं वहीं पर फंसा हुआ हूँ कि नैब जो है, इस पे खरल साहब रोशनी डाल सकते हैं कि नैब को क्या जरूरत थी कि वो मैं बिल्कुल डोगर साहब अगर इजाजत देंगे तो मैं बता रहा हूँ कि नैब क्या कर रहा है और नैब की मेलाफाइडी है नहीं। असल बात आपको इनसाइड बता रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें या सैरिश इजाजत दें। जी सैरिश बार ये है कि मुझे ये पूरी कौम देख रही है, नैब ने इसलिए रेड किया था, नैब को पता चला कि जो वहाँ पे मैं इनसाइड आपको बता रहा हूँ, नक्शा मंजर कशी बता रहा हूँ, अंदर कैमरे क्योंकि हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लगे हुए हैं, हर जगह पे कोई ना कोई कैमरा हमारा कहीं पे बैठा ही होता है मुख्तलिफ सूरतों में। जो 96H है ना मॉडल टाउन, जो शहबाज शरीफ साहब की रहायशगाह है, जब अंदर दाखिल हो तो एक ड्राइंग आता है और उसके बाद आगे जाए तो वो कोई और नहीं जा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जाके दे ले, वहाँ पे एक बेसमेंट है, तय खाना है, तय खाना के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, लैपटॉप है, रिकॉर्ड है, बहुत सारे खाते हैं, जो गोरख धंधा है सारा वो उधर है, जहाँ तक किसी की रिसाई नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे आपकी रिसाई क्या हो गई। अब मामला ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह ये भाग रहे हैं ना, मैंने क्या कहा था परसों, मैंने क्या कहा था सैरिश कि कुछ भागते हुए मैं लाहौर पहुंचूंगा तो 7 और बंदे, एक भागता हुआ पकड़ा गया, बाकी 6 भी पकड़े जाएंगे, परेशान ना हो। 7 का फिगर अनाउंस किया था, सही कह रहे हैं, वो भाग रहा था, अभी भी बताता हूँ और भी कौन भागने वाले और कैसे पकड़े जाएंगे, दबोचे जाएंगे, क्योंकि नाम अभी लूंगा तो अगला बंदा खुदकशी ना कर ले, जो सूरत हाल उनको नजर आ रही है। मामला सर ये है कि वहाँ पे वो उन्होंने कहा एक बंदे को, ये जिस तरह हेर से पता चल गया, रिपोर्ट जारी बात है पता लगा कि ये सामान और चीज़ें यहाँ से शिफ्ट करो, उस पर नैब भाग पड़ा कि भाई ये तो एविडेंस सारी वाइट कलर क्राइम में अंदर जो एविडेंस ही बंदा गायब कर ले तो फिर आप क्या उसका कर लेंगे। आपने देखा पहले दिन नैब की टीम ने मुआसरा किए रखा,
हमजा साहब बाहर आए, किसी को अंदर जाने दिया? नहीं जाने दिया। दूसरे दिन भी नैब की टीम सीढ़ियाँ सब कुछ किया, किसी को जाने दिया अंदर? नहीं जाने दिया। मामला सारी ये है, अब सुनते जाएं जरा, अब सुनते जाएं। मसूद नामी एक तो बंदा आज पकड़ा गया ना, मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक साहब, जो के ब्लॉक में, हाँ जी, ये के ब्लॉक एक मॉडल टाउन में एक जगह है जहाँ पे सलमान शहबाज खान का एक दफ्तर भी है, जहाँ पे डीलिंग विलिंग बिजनेस और जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो सारे मामला थे, एनआर का वहाँ पे था, और ये सारी कलेक्शन मनी का, ये उनका जिस तरह अनवर मजीद का, ये जिस तरह फ्रंटमैन आप कह सकते हैं, या जरदारी साहब का, ये उनका एक छोटा पुर्जा है, बड़े पुर्जे का नाम अभी मैं बताने लगा हूँ। ये जो छोटे पुर्जे मसूफ है ना, ये वहाँ पे भी देखे जाते थे नार में। ये बिजनेस भी सलमान हमजा शहबाज का सारा ये जो 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड पे है ना, और अचानक ये भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि व्हाट्सएप की एक्सेस है हमजा साहब के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास, मुलजम के पास भी थी, और उन्होंने कहा कि भाई अब हमारा घेरा तंग हो गया, किसी तरीके से भी भागो। ये पिक जो 203 दुबई भाग रहे थे, ये ECL में नैब ने ऐसे नाम नहीं दे दिया था, हमने काम पूरा किया, वो 7 लोगों का क्यों मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, पकड़ा गया भागते हुए। अगली सुन ले, एक है मसूद, डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें तो, दूसरा है मसूद मुलाजम, टीवी पे जो चली खबरें उससे मैं हट के कह रहा हूँ। मसूद साहब जो हैं ये भी रमज़ान शुगर मिल में कई सालों से काम करते हैं। इन्होंने भी एक प्राइवेट अकाउंट रखा हुआ था, वो प्राइवेट अकाउंट में अरबों रुपए आते थे, जो कलेक्शन होती थी, जो करप्शन, जो किकबैक्स का पैसा होता था, पंजाब हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, चूँकि दोनों हुकूमतें थी इनके पास, तो सलमान शहबाज, हमजा और शहबाज शरीफ साहब के वाले से वो सारे करते थे। उसके बाद आपने देखा 2 वो डीलर पकड़े गए, एक हवाला डीलर था कासम क्यूम, और दूसरा इनका फजल दाद अब्बासी, वो भी इनका ज़ाती मुलाजम था। अब ये वो लोग करते थे कि जो सारा पैसा इकट्ठा होता था, ये इन्होंने ये करते थे कि ये अब नाम भी मैं अगर गिनता जाऊँगा तो ये टीटियाँ लगवाते थे। जब टीटी लगवाते थे तो मुख्तलिफ हवाले के ज़रिए, मैंने पहले भी बताया है कि ये बाकायदा बोरियों में, तोड़ों में, थैलों में भर के ये जिन जिन बैंकों में पैसा जाता रहा है, जहाँ पे स्टेशन के करीब जिन करेंसी डीलरों के पास जाता था, सादिक प्लाजे में जाता था, आलम रोड पे जाता था अली टावर के साथ, और पंजाब असम्बली के पीछे जाता था। इसके अंदर कौन लोग होते थे? ये लोग जो 3-4 आपने लोगों का मैंने नाम बताया। फिर इन्होंने क्या किया कि 200 ट्रांजैक्शन एक नैब ने पकड़ी, 2.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हमजा शहबाज शरीफ के अकाउंट में सिर्फ जो पकड़ी, जिसमें 26 जून 2007 को, यानी वो सर्कुलर रोड वाला हो गया मामला। फिर उसके बाद मंजूर अहमद नामी है, और एक इसके बाद फिर कुछ फॉर्चून का मामला। मॉडस ऑपरेंडी क्या था कि ये लोग करते थे कि जो लोग पकड़े, कहाँ से ये गए, पकड़े इस तरह गए कि जो डॉलर और दिरहम मुतहदा अरब अमारात से, अमेरिका, बरतानिया और मुख्तलिफ मालिक से ये पैसे पाकिस्तान अकाउंट्स में मंगवाते थे, नुसरत शहबाज के, हमजा और सलमान और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में। वो टीटियाँ जो लगवाते थे, इधर से हवाला उंडी के जरिए पैसा वहाँ पहुँचता था, और वहां से वाइट होके इधर आता था। पकड़े कैसे गए? सिर्फ यानी कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पकड़े कैसे गए? पकड़े कैसे गए? इन लोगों के पासपोर्ट ही नहीं बने थे, 90% लोगों के, जो बरतानिया, सऊदी, दुबई में कभी गए ही नहीं। अब यहां से पकड़े गए कि एक बंदा बरतानिया, उसका पासपोर्ट नहीं बना, वो बरतानिया गया नहीं, तो मतलब ये है कि ये सारा गोरख धंधा था। अब ये गोरख धंधा, सिर्फ एक आखिरी टिप लीड इदारों को मैं दे रहा हूं, अगर आपने पकड़ना है इनके सारे फ्रंटमैन एक ही लाइन में, लाहौर के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उन सड़कों के अतराफ में जो ज़मीनों का पहला ऑनरशिप की टाइटल है, और उसके बाद ऑनरशिप किसकी थी, तो ब्रॉड में जो कमर्शियल एकदम बन गया और अरबों रुपए की ज़मीन वो बन गई कोड़ियों के भाव वाली। वो नक्शे कहाँ से कच्चे बनते थे, ज़मीनें कौन खरीदता था, फ्रंटमैन किसके होते थे, और रातों रात करोड़ों की ज़मीनें खरबों में कैसे पहुँच जाती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली, पानी, गैस, चौड़ी सड़कें, कमर्शियल ब्रॉडवे बन जाते थे वही। तो उसके अंदर जो लोग फ्रंटमैन मुख्तलिफ आपको नजर आएंगे, आप उनको पकड़ेंगे तो वो बताएंगे मैं हमजा का फ्रंटमैन हूँ, वो कहेगा मैं शहबाज का हूँ, वो कहेगा मैं फलां उसका आरचिमे का हूँ, वो कहेगा फवाद का हूँ, ये वो कहेगा मैं मरियम का हूँ, वो कहेगा मैं नवाज शरीफ का हूँ। और जाती उम्रा के तरफ में, नई सड़कों के तरफ में टाइटल चेंज जो हुआ है ना, तो आपको चंद लोग मखसूस नजर आएंगे, उनसे पूछेंगे तो उनका कोई जरिया माश नहीं होगा, कोई पैसा नहीं होगा। तो कच्चा नक्शा बनता था, इसरार सईद, आर चीमा, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, शहबाज शरीफ बैठ के बनाते थे,
फिर उस पर जमीनें खरीदी जाती थी औने पाने, जब कोई मसला सड़क मोड़ भी बड़ी दिलचस्प आपने ये सिचुएशन है और बड़ा ये जबरदस्त मंसूबा जो कि आपने इनका बेनकाब किया, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही है। आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी ब्रेक ले लें, ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जाली अकाउंट्स केस के हवाले से बात करेंगे। 2 खवातीन ने वादा माफ गवाह बनने की पेशकश कर दी है, दरखास्त दे दी है, तो इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ जाली अकाउंट्स केस के हवाले से बात करते हैं। आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। 2 खवातीन, किरण और नौरीन नामी खवातीन हैं, जिनका नाम मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल है। इन्होंने वादा माफ गवाह बनने की पेशकश कर दी है। इनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने चेयरमैन नैब को भी दरख्वास्त दी है। और अब आज जो इसमें पेशरफ्त हुई है वो ये है कि 16 अप्रैल को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया है मुल्ज़िमान को इस केस में। और नैब ने जाली अकाउंट्स केस में नया रेफरेंस भी दायर कर दिया। ज़रदारी साहब के करीबी साथी सेक्रेटरी लैंड सिंध आफ्ताब मेमन और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर मुल्ज़िमान नामजद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं असद खरल साहब, आज ये 2 खवातीन ने भी वादा माफ गवाह बनने की पेशकश कर दी है। दूसरा, आज हमने ये देखा है कि ज़रदारी साहब और मियाँ साहब दोनों एक कश्ती में सवार हो गए हैं, रेफरेंस दायर हो रहे हैं, केसेस एक ही नौयत के हैं। तो आज जितनी देर से ये एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, कुछ प्रोसिक्यूशन उस लिहाज से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं नज़र आई, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? सैरिश डोगर साहब को गुस्सा आ जाना है क्योंकि वो सब्र का पैमाना लबरेज होगा। पहले उनसे बात करें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले गया हूँ, तो फिर उसके बाद नहीं, अच्छा। उन्होंने पहले भी आपको वक्त दिया है कि नहीं बाबर साहब ने कहा पूरी करें अपनी बात, तो आज तो उनकी इजाजत है आपको। हाँ ठीक है, फिर इसलिए मैं क्योंकि कलाकी तौर पर वो भी बैठे हैं प्रोग्राम में, तो ये नहीं है कि सारा प्रोग्राम मैं नहीं करना है। अच्छा, मैं आपको बात बता देता हूँ सैरिश। नहीं, आप इसका बताइए। ठीक है सैरिश, बात ये है कि ओमनी ग्रुप और फेक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मैं उस दिन भी कह के गया था और मैं अभी भी दिखा रहा हूँ। सुबह फिर मैं आ रहा हूँ इधर छौनी डाल के, वो छौनी का लफ्ज़ बोलता हूँ तो इस पर वो कहते हैं ये वर्ड टेक्निकल है, जिसे मैं लो डाउन का लफ्ज़ करता हूँ। भाई हम सारा दिन फील्ड में फिरते हैं, तो आपको पता है मैं JAT में जा रहा हूँ, ये नैब में जा रहा हूँ 9 को, ये पूरी कौम देख ले, क्योंकि वहाँ पे जरदारी की हुकूमत है, सिंध में पुलिस उनकी है, उनकी माशाल्लाह हुकूमत है। और जिस तरह FIA और जिस तरह JAT बनानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को भी, और आपने देखा किस तरह चीफ जस्टिस के सामने भी शायद और बतून बनते रहे। और नहीं तो अभी ये 2 खवातीन जो वादा माफ बनने लगी हैं, बड़ी मुश्किल बन सकती है, क्या होने वाला है इस केस में? ये तो सैरिश टिप ऑफ आइसबर्ग है। असल तो उनके लिए मुसीबत और वालिजान मैं बना हुआ हूँ जो JAT में बैठा हूँ 2-3 दिन से, अभी फिर जा रहा हूँ। और उनका जो भट्ठा बिठा दिया है, और आपने देखा जो केस उन्होंने 4 साल पहले किया और स्यापा उन्होंने अपने आप को डाल लिया है। अगर वो केस मेरे ऊपर ना करते शायद और भाई दाएं बाएं में ध्यान लगा रहता। अब 2018 10 अप्रैल को FIA ने मुझे इंटीमेट किया, जून के अंदर ये सो मोटो हो गया, 7 सितंबर को JAT बन गई, और अभी जो रह गए हैं 5-7 और 10 रेफरेंस जो हैं इनके ऊपर होने वाले हैं। तो इनको देखिए इनके साथ बनता क्या है। मैंने एक ही सैरिश बात आपको की है, मैंने जुमे को भी लास्ट फ्राइडे को भी ये कहा था कि अब इनके पास ना भागने के लिए जगह है, ना छुपने के लिए जगह है, ना इनको अब डील मिलेगी, ना इनको अब डील मिलेगी, क्योंकि ना अब हुक्मरान जरदारी है और ना हुक्मरान नवाज शरीफ है। अब हुक्मरान इमरान खान है, जिसका कोई भाई भांजा भतीजा या उसका कोई फ्रंटमैन, ना वो खुद करप्शन के ऊपर ना इन्वॉल्व है, और अगर कोई इन्वॉल्व है ये ताने मारते हैं। जिस दिन भी उसकी कैबिनेट का कोई बंदा भी मशीर एडवाइज़र इधर उधर का उसने कोई खांचा मारने की कोशिश की और खान साहब को लग गया पता, तो अगले दिन अब देखेंगे वो हवालात में होगा। ये आप मत भूलें कि इमरान खान साहब किसी को छोड़ देंगे, और ना ये आप समझिएगा कि अब जरदारी साहब या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अनवरजीत, ओमनी ग्रुप, ये कोई बंदा जो फ्राडिया बच के जा सकेगा। ये जितने भी चोर डाकू लुटेरे हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा है, पाकिस्तान के अवाम का माल लूटा है, टैक्स पेयर का अवाम लूटा है, अब इनके लिए जगह जिस तरह ना तंग हो चुकी है। लेकिन सैरिश बदकिस्मती की बात यह है इनके लिए इनके करीबी जो जराए हैं वो कहते हैं, इसलिए वो परेशान है कि वो कहते हैं ना, जिन्ना ले मैं पाप कमाया कितने नहीं कर दे, पंजाबी में कहते हैं। आप कराची वालों को उर्दू की समझ आती है, तर्जमा आप कर दीजिएगा बाद में, ये भी स्यापा है। यानी कराची वालों को मसला ये है कि मेमनी आपस में बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब मादरत के साथ, और वो को पंजाबी समझ आती है, उर्दू भी समझ आती है, और सिंधी भी वो बोल लेते हैं। लेकिन जब ना समझ नहीं होती है वो कहते हैं जी पंजाबी की हमें समझ नहीं आती, बाकी समझ सारी आ रही होती है उनको। मामला ये है सैरिश कि अब इनको परेशानी ये है कि जो 45 है, जिस तरह अनएक्सप्लेन्ड जो वेल्थ का बन गया बरतानिया में ला,
अमेरिका के अंदर सख्त कवानीन बन गए, पूरी दुनिया के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के सख्त कवानीन आ गए। अब इन्होंने जो गोरख धंधा घुमाया था, लेयरिंग की, ऑफशोर कंपनियां बनाईया, बाहर तो पैसा फेंक बैठे। अब इनको बदकिस्मती ये है इनकी कि वो पैसा इनके नसीबों में नहीं है। वो पैसा ना तो ये बरतानिया में ला सकते हैं, ना वो पैसा पाकिस्तान में ला सकते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि ये सारा इधर ही है कि जो कफन में कहते हैं जब 2 गज ज़मीन ना मिली, एक तो इनको कुछ लोगों को ज़मीन भी नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये मियाँ मनशा, ये मलिक रियाज, ये बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं, ये अनवर मजीद, सैरिश, इनके पास जितनी दौलत के अंबार हैं, जितने 100 अरब हैं इनके पास, लेकिन बदकिस्मती से वो इनके पास अब नहीं है, क्योंकि पैसा उसका जिसकी जेब में, असला उसका जिसके हाथ में। अब इनका पैसा जो है वो खाएंगे अंग्रेज, वो लुटेरे इनके एजेंट, वो दीगर जो इनके फ्रंटमैन है। मैं आपको एक बात क्यों बार बार कहता हूँ विसल ब्लोअर का ऑर्डिनेंस का, विसल ब्लोअर एक्ट के ऊपर इनके जो खान सामे हैं, अब देखें जहांगीर तरीन जो है उसके भी खान सामो, और जो ड्राइवर और जो कुक हैं वो डायरेक्टर बने हुए हैं। ये इनके नाम ये जिस तरह अभी भाग रहे हैं सारे, वो कहते हैं फोन कर करके, वो फोन कर करके कहते हैं कि 20% वाला करें, गुफ्तगू कर लेते हैं ना, वो कहते हैं 20% वाला अगर कानून आया तो दे दो। जी 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 डॉक्टर साहब कि हुसैन नवाज पिछले 1 महीने से यहाँ पे सऊदी अरब में आकर बैठे हुए हैं और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर तौर पर जिद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरीके से सऊदी की जो रॉयल फैमिली है उनके साथ उनका किस तरह से रब्ता हो जाए और कि वो मौजूदा गवर्नमेंट पे इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि मैं डील नहीं दूंगा, उन पे ज़रा प्रेशर डालें कि वो थोड़ा सा नरमी इख्तियार करे शरीफ फैमिली के साथ। मेरी यहाँ पर खासे लोगों से बात हुई है, ऐसे लोग जो रॉयल फैमिली के नज़दीक है उनसे भी बात हुई है, और ये चीज तो कंफर्म है कि हुसैन नवाज इसी एजेंडे पे यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए हैं और यही एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सऊदी फैमिली है, जो रॉयल फैमिली है, जो मेरी इतलात है, वो किसी सूरत में इस दफा इमरान खान से ये कहने वाली नहीं है कि जी शरीफ खानदान पे जरा हाथ होला कर दें, क्योंकि हमजा जो हुसैन नवाज है उनकी यहाँ पर खासी इन्वेस्टमेंट है, खासा बिजनेस उनका यहाँ पर है, खासी बिजनेस कम्युनिटी में इनके ताल्लुकात भी हैं। तो ये कोशिश करें किस तरह से यहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो रॉयल फैमिली के नजदीक हैं के जरिए से रॉयल फैमिली जो है उनको रिक्वेस्ट की जाए कि वो इमरान खान से कहें कि हाथ होला करें, लेकिन रॉयल फैमिली जो है वो किसी तौर पर जो मुझे पता चला, जो मेरी बात नहीं पहुंचा। बिल्कुल सैरज, मैंने सैरज अगर इजाजत हो इसको कंटिन्यू करूंगा। नहीं मैं एक मिनट अफसर साहब, 1 मिनट। बाबर साहब मुझे ये बताएं, अभी तो इंटरपोल ने भी हुसैन नवाज के खिलाफ रेड वारंट जारी करने से इनकार उनका सामने आ गया है, तो 1 महीने से ये बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि बात बन नहीं रही है, तो फिर ये कुछ पता लगा है कि अब ये सोच क्या रहे हैं? सैरिश फिलहाल तो वो यहीं पर ही हैं और अपनी एफर्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक रॉयल फैमिली जो है वो उनसे मिलने के लिए ना उनसे मिलने के लिए तैयार है, ना ही वो इमरान खान से ये कहने के लिए तैयार है कि इन पे हाथ जो है वो थोड़ा सा होला किया जाए। और जहाँ तक आपने इंटरपोल की बात की है, इंटरपोल जो है उसने एविडेंस की बुनियाद पर फैसला देना है। अब शहजाद अकबर साहब उनसे पूछा जाए कि वो जो इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि उनके पास बड़े एविडेंसेस आ गए, ये आ गया, वो आ गया, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो शहजाद अकबर साहब पर आती है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई वो इस टाइम कानूनी मशीर है गवर्नमेंट के और उनका काम ही है कि वो बाहर से जो लुटी हुई दौलत जो बाहर है उसको वापस लेके आए। अगर गवर्नमेंट इंटरपोल पे गई थी तो उसकी तैयारी क्या थी और उसमें क्या उनके पास जो एविडेंसेस इंटरपोल मांग रहा है, जो वहाँ की कोर्ट मांग रही है, क्या वो इनके पास एविडेंसेस क्यों नहीं थी? तो ये सारे बड़े सवालात खड़े होते हैं। अगर गवर्नमेंट एक चीज छोटी सी और भी मुझे बताइएगा, वैसे तो आप जद्दा में बैठे हुए हैं, यकीनन मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, आपकी अभी किसी कानूनी माहिरीन से भी मुलाकात नहीं हो पा रही होगी कि आप उनसे भी कोई राय ले सकें, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है शायद आप तक वो खबर पहुंची हो। मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान फिर से एक्टिव हो गए हैं, सुना है कि कल वो जाती उमरा जा रहे हैं बड़े मियाँ साहब से मिलने के लिए, फिर जल्दी उनकी जरदारी साहब से भी मुलाकात होने वाली है। यहाँ पे इनके केसेस एक ही नौयत के हैं, ये इस वक्त एक ही तरह की मुश्किल में घिरे हुए हैं, तो वहाँ तो बात नहीं बन रही है, यहाँ ये हुकूमत के खिलाफ कोई महाज खड़ा कर सकते हैं, कोई लाहे अमल बना सकते हैं? सैरिश बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने सिंध में जो कैंपेन चला के देख लिए, जितने की ये लोग इकट्ठे कर सके वो उनके सामने है। फिर पार्टी को ये पता है कि ये उनके बस की बात नहीं है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सीरियस और बड़ी कैंपेन चला सकें। इसके लिए
PMLN की जरूरत है और PMLN जो है वो शहबाज शरीफ जब तक हैं और नवाज शरीफ को भी ये समझ आ गई है कि जिनके साथ डील होनी है या जिनके साथ डील हो सकती है उनको अनॉय करके किसी तौर पर डील नहीं होगी और वो ये शहबाज शरीफ जो है वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो PMLN जो है वो तो किसी सूरत में पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। फिर वो बेहतर है, आप देखें मरीम खामोश है, नवाज शरीफ भी खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश है, हमजा शहबाज खामोश है और वो नवाज शरीफ जो अदारों को टारगेट कर रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे, अब वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो अब मुझे नहीं लगता कि फजलुर रहमान साहब जो है उनकी एफर्ट कोई कामयाब होगी और किसी सूरत में वो फिर पार्टी और नून लीग को किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे ये नहीं लग रहा। नवाज शरीफ जो है वो उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से वो किसी तरीके से उनको कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिले और जिस तरह से अब मिला है और वो घर पर इलाज करा रहे हैं और उनकी एफर्ट होगी, बल्कि एफर्ट क्या यकीनी तौर पर वो अपनी जो उनको बेल मिली है मेडिकल ग्राउंड पर उसकी एक्सटेंशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। मुझे पता है कि हसन नवाज जो है वो लंदन में वहाँ पर जो गोरा डॉक्टर है उसके साथ मिले हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान आ जाए और एक दफा वो अपनी एक रिपोर्ट देके चला जाए कि जनाब नवाज शरीफ का जो इलाज है वो लंदन में ही होना है। तो ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं। तो इन जबकि ऐसे टाइम में जबकि वो एफर्ट्स कर रहे होंगे तो उनको क्या जरूरत है कि वो पार्टी के साथ मिलेंगे या अपनी सारी गेम खराब करेंगे। तो फजलुर रहमान साहब जो है वो जिस एजेंडे पे हैं मुझे नहीं लग रहा कि वो अच्छा असद खैल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि आज आपने देखा है जब ये पेशी हुई है जाली अकाउंट्स केस में, जरदारी साहब का बड़ा सहाफियों से जबरदस्त मुकालमा हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालत से वहीं जाएंगे जहां पहले गए थे। जरदारी साहब ने सहाफी से दिलचस्प मुकालमा किया और कहा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां नवाज शरीफ बैठते थे। सहाफी ने सवाल किया जिस पर जरदारी साहब ने कहा कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो बड़े लोग हैं और हम छोटे लोग हैं। तो सर हम तो बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं कि छोटे लोगों के लिए और कानून है, इंसाफ है, बड़े लोगों के लिए और। आज तो छोटे बड़े लोग एक ही कुर्सी पे बैठे हुए थे, जरदारी साहब ने खुद कहा है। सर जी, एक तो आपने फजलुर रहमान का खाम में जिक्र करके टाइम ज़ाया कर दिया और दूसरा जो आपने बात की है इन मेरा ख्याल है चोरों डाकुओं के बारे में ज़्यादा हमें बहस करने की बजाय अब हमें मुल्क और जो आपने शहजाद अकबर की बात की है ना, वो टॉक शो के शेर हैं। टॉक शोज़ में बातें करा लें, बढ़ के सुन लें उनको। उन बेचारों की क्या ना औकात ना बसात ना इख्तियार, वो क्या लाएंगे अरबों रुपया। भाई नैब का इख्तियार है, एक इदारा है, उनके पास क्या इख्तियार है, क्या उनके पास फोर्स है, क्या पावर है। ये एक मजाक उड़ाते हैं। इंटरपोल जब तक आपको किसी मुलजम को कन्विक्शन नहीं करती कोई अदालत। चले असद साहब, मौलाना साहब की बात करना भी बड़ा ज़रूरी था ना। ये लोग जिस तरीके से मिल रहे हैं, ये टफ टाइम देने के लिए कोई हिकमत ही बना रहे हैं, तो खबर आवाम तक तो जानी चाहिए ना ये करने क्या वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया असद खैल साहब, बाबर डोगर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल फिर से हाजिर होंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।